सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है फिजिक्स का जो है क्वेश्चन बुकलेट जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा डाली गई है उसका 10th चैप्टर तरंग प्रकाशी को लेकर आए हैं। इसके पहले सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव्स के डल गए हैं, जो कि सारे वीडियो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है, उसके सारे सॉल्यूशन सहित उसमें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि वो वीडियो भी आप देखें, ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। और 10वां अध्याय हमारे पास में तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत दिया था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ध्यान रखें, कणिका सिद्धांत मतलब न्यूटन, तरंग सिद्धांत हाइगन, दो अलग अलग सिद्धांत दिए गए। एक कणिका सिद्धांत दिया था जो न्यूटन ने दिया था, दूसरा तरंग सिद्धांत दिया था जो हाइगन ने दिया था, और तीसरा जो सिद्धांत है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति से संबंधित वो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये तीन सिद्धांत प्रकाश से संबंधित है, कणिका सिद्धांत न्यूटन, तरंग सिद्धांत हाइगन, और प्रकाश की द्वितीय प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांत था वो हमारे पास डी ब्रोगली का सिद्धांत था। सेकंड हमारे पास है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तरंग की जो विशेषता होती है कि तरंग किसको कहते हैं? तरंग का मतलब ये होता है कि तरंग एक विधि होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। उस विधि को तरंग बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। यानी वेव क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर की एक मेथड होती है, एक विधि होती है, एक प्रोसेस होती है। उस विधि को हम बोलते हैं तरंग, वेव्स कहते हैं। तो वेव जब भी आ जाए, वेव क्या करती है, तरंग क्या करती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। यानी इसमें किसका ट्रांसमिशन करेगी? ऊर्जा का। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा हमने पढ़ा था कि जो व्यतिकरण होता है उसमें ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। दोनों प्रकार का व्यतिकरण हमने पढ़ा था, संपोषी और विनाशी। उसमें ऊर्जा हमेशा कंजर्व ही रहती है, नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, हमेशा एनर्जी कंजर्व ही रहती है, संरक्षित रहती है। व्यतिकरण होता है अनुदैर्ध्य तरंग में भी होता है, अनुप्रस्थ में भी होता है, यानी दोनों में होता है। तो सही आंसर हमारे पास में आ जाएगा दोनों, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो दोनों में हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोनों। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब साउंड वेव, साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होता है, और अनुप्रस्थ मतलब लाइट वेव्स, प्रकाश तरंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। तो ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वो ध्वनि तरंग होती है, जहाँ साउंड वेव्स होती है, ध्यान रखना। और ये वाली जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। दोनों में ही इंटरफेरेंस की घटना होती है। ये फिनोमेना दोनों में होगी, साउंड वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्वनि तरंग हो, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो दोनों तरंगों में घटनाएं होती है, ध्यान रखना इंटरफेरेंस। प्रकाश के दो कला संबंध संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, तो उनके बीच कलांतर होता है। संपोषी का मतलब ये होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर जिसको अपन बोलते हैं, पाथ डिफरेंस क्या बोलते हैं, कलांतर, फेज डिफरेंस, ये 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है। इस तरह से पाई का जो होता है क्या होता है, मल्टीपल गुणांक होता है इसमें, 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी लास्ट में 2n पाई होता है, ध्यान रखना। ये इसके फेज डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर ये पी छप गया, पी को पाई कर लो, पाई कर लो इसको। तो इसमें जो कलांतर होगा वो 2 पाई के बराबर होगा। 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 2n पाई हो सकता है। संपोषी का मतलब सेम फेज में होती है, जिसमें समान कला में तरंगें होती है, तो उस व्यतिकरण को हम बोलते हैं संपोषी, कंस्ट्रक्टिव। सेम फेज में जा रही है वेव्स, और वो इंटरफेरेंस करती है, दोनों को एक दूसरे की क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है। तो जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई का होता है, ध्यान रखना। और इसके अपोजिट होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी का मतलब जिसमें दोनों फेज डिफरेंस अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जैसे मान लो कि ये एक वेव जैसी चल रही है, तो दूसरी उसकी वेव जो होगी इस तरह से चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। तो ये कहलाता है अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई/2 का होता है, ध्यान रखना।
पाई वेक्टर, ई को पाई कर लो। और यहाँ सेम पेज में होगी, सेम पेज में कैसे चलेंगे दोनों वेव्स, इस तरह से, पहली वेव ये और दूसरी वेव भी इस तरह से चलेगी, ये सेम पेज कहलाती है, एक जैसी चलती है। तो यदि ये अपोजिट चल रही है तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और इसके लिए पाई बाई 2 होता है, और यदि सेम पेज में चल रही है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई n पाई के बराबर या 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण, ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन, जिसको हम विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश को जब बारीक क्षेत्र से होकर गुजारते हैं हम, बारीक यदि गोल है या कोई ऑब्स्टेकल आ गया, अवरोध आ गया, उससे टकराता है तो प्रकाश जो होता है किनारों से मुड़ जाता है। तो प्रकाश जब ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण कर लेता है, मतलब जहाँ प्रकाश पहुँचना नहीं चाहिए वहाँ भी प्रकाश पहुँच जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट जा रहा है तो जाना चाहिए यहाँ पर, सामने जाना चाहिए, लेकिन यहाँ न जाते हुए यहाँ भी प्रकाश चले जाते हैं। ये छाया, यहाँ छाया दिखना चाहिए इसकी इतनी, यहाँ छाया दिखना चाहिए, यहाँ पे भी इसकी छाया दिखना चाहिए, यहाँ छाया ना दिखते यहाँ लाइट चले जाता है। तो ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण जो होता है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब प्रकाश को किसी क्षेत्र से होकर गुजारते हैं, ये किसी अवरोध से टकराता प्रकाश तो किनारों से मुड़ जाता है, और ये घटना कहलाती है विवर्तन, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए। इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था कि दोनों तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो दोनों वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम समान होना चाहिए, बिल्कुल समान, बिल्कुल समान होना चाहिए, समान, अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सेम हो तो ही इंटरफेरेंस होगा, नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का वाहक होता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरा है, ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा को ले जाता है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने किया था, न्यूटन। प्रकाश किरणें तरंगाग्र के होती है, प्रकाश किरणें तरंगाग्र के होती है, यानी प्रकाश जो किरणें होती है उसमें जो तरंगाग्र होते हैं वो समान कला में ही होती है, यानी प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये जो प्रकाश किरणें इस तरह से चलती है, ध्यान रखना, और तरंगाग्र ये होता है, मान लो कोई सा तरंगाग्र हो जिसमें सभी तरंगें समान कला में होती है उसको तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान रखना कि प्रकाश किरणें जो होती है वो एक तल होता है, इसकी क्या होती है, लंबवत होती है। प्रकाश किरणें हमेशा तरंगाग्र तल के लंबवत होती है। पतली फिल्म में रंगीन दिखाई देने का कारण, देखो इंटरफेरेंस के कारण से जो पतली फिल्म होती है, इंटरफेरेंस में भी आयाम विभाजन तरंगाग्र के द्वारा जो इंटरफेरेंस होता है, जो कह सकते हैं व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है, इंटरफेरेंस के कारण से ऐसा होता है। आयाम विभाजन के द्वारा जो व्यतिकरण होता है तरंगाग्रों का, वो व्यतिकरण के कारण से अपने को फिल्म जो होती है वो रंगीन दिखाई देती है। तो यहाँ पर आयाम विभाजन या व्यतिकरण होता है, इसलिए वो रंगीन दिखाई देती है। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबंध हो सकते, नहीं हो सकते। दो स्रोत कला संबंध नहीं हो सकते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, उसका मान जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है, कलांतर चेंज हो जाएगा, इसलिए दो कला संबंध स्रोत अलग अलग क्या हो सकते हैं, पृथक पृथक कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते, असत्य। यदि एक ही स्रोत से दो स्रोत यदि बना ले तो हो सकता है ध्यान, लेकिन दो अलग अलग स्रोत है तो फिर वो कला संबंध नहीं होंगे। दोनों तरंगों का व्यतिकरण नहीं होता है, यह सत्य है। व्यतिकरण दोनों में होता है, ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है। ध्रुवण तल और कंपन तल समांतर होते हैं, लंबवत होते हैं, ये भी असत्य है, लंबवत होते ध्यान रखना, समांतर नहीं होते। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है, ब्रूस्टर का नियम हमने पढ़ा था, ब्रूस्टर के नियम में प्रकाश का परावर्तन होता है और उसके कारण से क्या होता है, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सत्य कथन है। दो तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास सत्य सत्य और ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, पहले वाला आ जाएगा, इसमें सभी तरंगों का योग हो जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है बीटा बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीटा बराबर लेमड़ा डी बटे डी, या 2d ले सकते हैं, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये लेमड़ा है, ये लेमड़ा बना लो इसको, लेमड़ा डी बटे 2d।
लेमड़ा तरंग दैर्घ्य, डी जो कि स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी होती दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला हो जाएगा लेमड़ा डी बटे डी। ब्रूस्टर का नियम हमने पढ़ा था, म्यू बराबर 10 आई, ये म्यू है, म्यू बराबर 10 आई। म्यू माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, आई की ध्रुवण कोण कहलाती है, और 10 स्पर्शजा कहलाता है। 10 को स्पर्शजा बोलते हैं। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शजा जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है, इसको ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ये तीसरा आ जाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पोलराइड के द्वारा उत्पन्न होता है। चौथा नंबर का पोलराइड। संपोषी व्यतिकरण में हमारे पास में दे रखा है कलांतर 2n लेमड़ा, ये आ जाएगा फाई इक्वल टू 2n पाई। ये गलत छप गया, इसको 2n पाई कर लो, 2n पाई कर लो। और विनाशी व्यतिकरण में 2 पाई n माइनस 1, 2 पाई पर लेमड़ा होता है वैसे 2 पाई n माइनस 1। ये गलत छप गया, इसको सही कर लेना, पाई बराबर फेज डिफरेंस होता है, पूरा छपा नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत y इक्वल टू y प्लस y2 प्लस y3। फ्रिंज की चौड़ाई लेमड़ा डी बटे डी। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP। समतल ध्रुव प्रकाश पोलराइड। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है पाई बराबर 2 पाई n, और इसके लिए कलांतर होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है पाई बराबर 2 पाई n माइनस 1 पाई। ये होता है 2n माइनस 1 पाई होता है, ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। 2 यहाँ अंदर आएगा 2, इसको गलत यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसके लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है 2n माइनस 1 पाई के बराबर होता है। ये जोड़ी सही कर लेना क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग, देखो विरल माध्यम में ज्यादा होता है प्रकाश का वेग और सघन माध्यम में कम होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, कम होगा, सत्य। इसीलिए प्रकाश किरण विलंब की ओर झुक जाती है, सत्य। विरल में ज्यादा होता है, सघन में कम। तो विरल से सघन में जाएगी, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। जैसे पानी, हवा से पानी में जाएगी, पानी में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, सत्य। हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है? नहीं समझा सकते, असत्य। किस सिद्धांत से समझाते इसको? न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं, लेकिन हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसको नहीं समझा सकते। व्यतिकरण की घटना में किस प्रकार स्रोत संभव है? तो इसके लिए दोनों स्रोत कैसे होना चाहिए? कला संबंध स्रोत होना चाहिए। कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत किसको कहते हैं? ऐसे स्रोत जिसकी कला में कोई परिवर्तन समय के साथ ना हो, मतलब समय के साथ कला उसकी चेंज नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब तरंग एक जैसी चलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्रोतों को हम बोलते हैं कला संबंध स्रोत कहते हैं। एक तरंगाग्र के दो बिंदु के बीच कलांतर कितना होता है? हमने पढ़ रखा तरंगाग्र में जो होता है क्या होता है? तरंगाग्र किसको कहते हैं? ऐसे बिंदुओं का समूह जिसमें सभी तरंगें समान कला में होती है, सेम फेज में होती है, जिनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी समान कलांतर होता है, या 0 डिग्री का कलांतर होता है, कह सकते हैं। समान कलांतर होता है या 0 डिग्री का कलांतर कह सकते हैं, जिसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे बिंदुओं का समूह, ऐसे मतलब लोकेट जो पॉइंट होंगे उनका जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसी को तरंगाग्र या वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वेव फ्रंट। समान तरंग, जितनी भी तरंगें होती हैं उन तरंगों का यदि कलांतर सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, यानी वो समान कला में एक साथ ऊपर जाती है और एक साथ नीचे आ गई, तो ये जो बनता है आकृति जो बनती है शेप, उसको बोला गया तरंगाग्र। सभी तरंगें समान कला में होती है, उसको हम तरंगाग्र बोलते हैं, यानी इसके बीच में 0 डिग्री का कलांतर होगा। यह फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखे, ये सूत्र लिखा हो बीटा बराबर लेमड़ा डी बटे डी, या 2D भी ले सकते हैं यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2D मानी हो तो। लेमड़ा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, डी जो होती है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, ध्यान रखना, और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कहलाती है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। लेमड़ा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और कैपिटल डी जो होता है वो स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, और बीटा जो होती है फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो इस तरह से हमारे पास में सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें हल हो गए।
अगला वीडियो हमारे पास में जो आएगा वो ये अर्धवार्षिक परीक्षा तक के सारे हमारे पास क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव्स के। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो हमारे पास में ज्ञान परक और जो क्वेश्चन दे रखे हमारे पास समझ परक उसके वीडियो बनाए जाएंगे। सभी प्रश्न बैंक को पूरा सॉल्व किया जाएगा, इसलिए सभी वीडियो आप अच्छी तरह से देखें, समझें, ताकि अच्छे अंक अपने को वार्षिक परीक्षा में प्राप्त हो सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।